वेलकम टू स्टडी फॉर मी। बच्चों, स्टडी फॉर मी में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का उपसर्ग, वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो शब्दांश, तो मैं एक एक वर्ड्स को यहाँ पे क्लियर करूँगी। हम ये पढ़ते जरूर हैं बट हम इनका ना अर्थ ग्रहण नहीं करते। शब्दांश क्या होते हैं? दैट्स मीन कि वो अपने आप में कंप्लीट शब्द नहीं होते। शब्दांश दो शब्दों से बना है, शब्दों के यानी शब्द जमा अंश। इसका मतलब शब्दों का अंश होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होते अपने आप में, वो इनकम्प्लीट होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं उन्हें, कहा, तो आप इन्हें पढ़ पा रहे हैं। अब जैसे मैं इन्हें इसे ब्रेक कर दूँ बीच में से, तो क अलग हो गया, ह अलग हो गया, तो जो ये वाला पार्ट बच गया ना क, तो ये हो गया शब्द का अंश। और जब ये एक साथ, जब बहुत सारे शब्द आपस में मिल जाते हैं, जैसे क और ह और आका स्वर की मात्रा को मिलाया मैंने, तो ये क्या बन गया? कहा। तो ये क्या बन गए हमारे? पूरा शब्द। तो जो शब्दांश होते हैं यानी कि पूरे शब्द नहीं होते, शब्दों के अंश यानी कि टुकड़े होते हैं किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर। जब ये जो टुकड़े होते हैं ना किसी शब्द के, शब्दांश के मतलब किसी शब्द के यानी कि पूरे कंप्लीट शब्द के स्टार्टिंग में, आरंभ में मतलब स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें ना डेफिनेशन इसलिए ही नहीं समझ आती क्योंकि हम उसे समझते नहीं हैं। और जब एक बार डेफिनेशन हमें समझ आ गई ना, तो हमें वो टॉपिक हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो जब किसी शब्दों के जो टुकड़े होते हैं यानी कि जो अंश होते हैं, वो किसी शब्द की स्टार्टिंग में, वैसे इमेजिन करो जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे। जब कोई शब्द के टुकड़े यानी कि कोई छोटे छोटे शब्द किसी मेन शब्द के आगे स्टार्टिंग में यानी आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अर्थ कैसे बदलते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लो, ये एक प्र है। प्र क्या है? एक शब्द का अंश है, एक टुकड़ा है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया शब्द। अब जब मैंने इसको इसके अंदर जोड़ा तो ये बन गया प्रहार, ठीक है। अब अगर मैं खाली इस शब्द को लेती हूँ तो ये यहाँ पर है हार। अब हार का मतलब हम सबको पता है, हार जाना होता है या माला भी होता है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ अकेले ही शब्द का अर्थ ले रही हूँ तो इसका मतलब कुछ और निकल रहा है, बट जैसे ही मैं इस शब्द को इसके अंदर जोड़ देती हूँ तो ये यानी कि प्रहार बन जाता है। और प्रहार का मतलब क्या होता है? हमला या चोट करना। तो अब देखो कितनी अमेज बात है ना कि नॉर्मल एक शब्द जब सिंगल आता है तो उसका मतलब कुछ और होता है, और उसमें जब मैं ये शब्द का अंश यानी कि उपसर्ग ये वाला जोड़ देती हूँ तो पूरा का पूरा अर्थ बदल देता है। तो यही तो बात वो यहाँ कह रहा है कि जब कोई शब्द का अंश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। अब देखो अर्थ पूरी तरह से बदल गया ना, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वही तो उपसर्ग होता है। अब ऐसे ही, अब इसी तरह से हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, कु और मार्ग। मार्ग हमारा होता है मूल शब्द। मूल शब्द बच्चों क्या होता है? आपके एक्सरसाइज में भी कई बार आता होगा ये कि दिए गए शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करें, ठीक है। तो मूल शब्द होता है जो मेन वर्ड होता है जिसके अंदर उपसर्ग ऐड होता है, ठीक है, तो वो मूल शब्द होता है। और उपसर्ग तो हमारे शब्दों के अंश होते हैं यानी शब्दांश होते हैं। अब जब मैंने कु को मार्ग में ऐड करा, मार्ग मतलब होता है रास्ता, ठीक है। जब मैंने इसको स्मार्ट करा तो ये बन गया कुमार्ग। तो कुमार्ग क्या हो गया? बुरा रास्ता। तो इसी पे याद करो, जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको दिए जाते थे कि शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाए और फिर इससे एक वाक्य बनाए। तो कुमार्ग क्या होता है? हमें कभी भी कुमार्ग पर नहीं चलना चाहिए यानी कि बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तो कु का मतलब वैसे है ना, हम बुरी सेंस से लेते हैं, गलत। सु मतलब अच्छा होता है, जैसे कुपुत्र सुपुत्र आपने सुना होगा ना, बस उसी तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं उपसर्गों के प्रयोग से क्या होता है। यानी जब हम यूज करते हैं उपसर्गों को तो मूल शब्द के अर्थ में एक तो बदलाव आ जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि मूल शब्द का जो मेन अर्थ होता है ना उसमें चेंज हो जाता है, और मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है यानी कि एक अलग ही उसमें फीचर ऐड हो जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम उपसर्गों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम सिर्फ उपसर्ग यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो शब्द नहीं होते अपने आप में, एक टुकड़े होते हैं यानी कि शब्दों के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं। कु, प्र, आप इनको नॉर्मली ऐसे बोलकर देखो तो क्या बोल पाओगे? कोई आपकी बात को समझ पाएगा जब आप खाली ऐसे बोल रहे हो प्र, कु? नहीं ना। तो इनको
जब हम किसी शब्द के साथ ऐड कर देते हैं तो वो एक नया अर्थ ग्रहण कर लेता है और तभी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखना, यही बात हमारी प्रत्ययों के संदर्भ में भी लागू होती है कि जब भी कोई उपसर्ग और प्रत्यय को हम स्वतंत्र रूप से जो है प्रयोग में नहीं ला सकते। नेक्स्ट देखिए, उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो हिंदी भाषा में उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला होता है संस्कृत का, फिर हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत से आए हैं, ठीक है। इन उपसर्गों से बसे अनेक शब्द हिंदी में व्यवहृत हैं, यानी कि एज इट इज हैं। तो ये शब्द आज हिंदी के शब्द बन गए हैं। जब हिंदी भाषा में कुछ उपसर्गों का हमने प्रयोग करा ना, वो संस्कृत भाषा से आए हैं, तो वो क्या बन गए? हिंदी के शब्द बन गए। तो इन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। आपने बच्चों ऐसे शब्द अपने व्याकरण में भी पढ़े होंगे। देखो आपकी ग्रामर की बुक में इंडेक्स में भी होगा, जिनके पास व्याकरण की अलग से किताब होती है। तत्सम तद्भव शब्द आपने पढ़े होंगे ना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो जहाँ भी तत्सम वर्ड आता है तो समझ जाना कि वो हमारे क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। अब नीचे संस्कृत के कुछ उपसर्ग मैं एज ए एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ विद उनके मीनिंग, अर्थ और उनसे बनने वाले शब्द। तो देखो उपसर्ग है, जैसे कि बार बार मुझे जोर देना पड़ेगा कि उपसर्ग केवल एक शब्दांश होते हैं, कंप्लीट शब्द नहीं होते। अति, यदि। अब अगर मैं अति, ठीक है, अब अति का मतलब क्या होता है मैं वो बता रही हूँ। अति का मतलब होता है अधिक या परे। तो अब इससे अगर मैं बनाऊं कोई नया शब्द तो अतिशय हो गया, अतिरिक्त, जैसे कि मैंने बोला। तो देखो पहला वाला जो वर्ड है ना अधिक, वो इसके रिलेवेंट में है और जो जो परे है वो इसके रिलेवेंट में। कैसे? उपसर्गों को जब कभी आपको डीप में समझना हो, यानी कोई शब्द बनाने के बाद भी समझना आ रहा हो कि वो क्या सेंस दे रहा है, तो सेंस में आपको उसका है ना वो बनाना पड़ेगा वाक्य। जैसे देखो अति, इस अति को जब मैं कर रही हूँ, अधिक भी होता है परे भी। तो मैंने बोला अतिशय यानी कि ज्यादा, ठीक है। परे, परे मतलब मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शॉप में गई, मैंने उसको बोला कि मुझे यहाँ पे टॉय शॉप है, मुझे और खिलौने दिखाओ। तो एक तो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ और खिलौने दिखाओ, बट मैं कह रही हूँ इसके अतिरिक्त और क्या है आपके पास, यानी इसके अलावा और क्या है, इसके परे और क्या है आपके पास। परे का मतलब उस सेंस में होता है कि इसके अतिरिक्त और कुछ आप मुझे दिखा सकते हैं, है ना। तो ये उस सेंस में हो गया। अधि, अधि का मतलब श्रेष्ठ भी होता है और ऊपर भी होता है। तो अधि का मतलब क्या? अधिकार, राइट, ठीक है। ऊपर मतलब अधिकृत, यानी कि ये जगह जो है अधिकृत है, यानी कि किसी ने उस जगह, कोई उस जगह के ऊपर क्या है, जैसे कहते हैं ना, ये जगह सरकार द्वारा अधिकृत है, यानी कि इस जगह पर सरकार का जो है नियंत्रण है। तो ऊपर का मतलब ये नहीं कि कोई चीज टॉप पर है, टॉप पर से नहीं मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई किसी चीज का नियंत्रण उसके ऊपर होता है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अनु का मतलब होता है पीछे और अनु का मतलब समान भी होता है। तो देखो अनु मतलब अनुभव, अनुभव मतलब ऑब्जर्व जब हम करते हैं किसी चीज को, और समान, और हमने वर्ड बनाए अनुचर, है ना। इस तरह से आप और भी वर्ड्स इससे बना सकते हैं। अभी, अभी, सामने या पास। आपको ही मैंने खाली 2-2 लिखे हैं, बट इनके ना और भी मीनिंग्स होते हैं। जैसे अभिमान, अभियोग। अभिमान मतलब घमंड करना, अभियोग की मतलब किसी चीज के योग से किसी चीज का निर्माण होना। प्रति, प्रति मतलब सामने। जैसे प्रतिकूल, प्रतिदिन। प्रतिकूल मतलब जब हम किसी के विपरीत कोई काम करते हैं, यानी कि जैसे कि अभी जो है धूप बहुत तेज है, अभी जो है मौसम प्रतिकूल नहीं है, या अभी बारिश बहुत तेज हो रही है, बाहर निकलने के प्रतिकूल हमारा जो है वो नहीं है, सिचुएशन नहीं है ना। प्रतिदिन मतलब रोज। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अपने अनुसार शब्द का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, अब एक आवश्यक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ वुड यू कम टू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि जो शब्द आप बना रहे हैं सही है गलत है। उनका ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। अगर वो मीनिंग नहीं निकल रहे और अटपटी सेंस दे रहे हैं, दैट्स मीन आप निरर्थक शब्द बना रहे हैं। निरर्थक शब्द मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, अभी हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, अब मैं आपको बता रही हूँ हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। ऐसे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। कुछ तद्भव उपसर्गों के उदाहरण हैं, उनके अर्थ और उनसे बने शब्द निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर देखो, अ का मतलब होता है रहित, मतलब कि के बिना।
अभाव, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी अ दिखे ना किसी शब्द के आगे, जैसे देखो ये नाथ हमारा हो गया मूल शब्द, उसके आगे ये अ जो लगा हुआ है ये उपसर्ग है। तो अ का मेन मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी, किसी चीज के बिना। अब अनाथ है, अनाथ में किस चीज की कमी होगी, अनाथ किसको कहते हैं, जिसके माता पिता नहीं होते, है ना। अधर्म, धर्म के बिना, रहित या अभाव, धर्म है ही नहीं, धर्म का अभाव है, धर्म के बिना, रहित या के बिना एक ही बात होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अन का मतलब होता है निषेध, निषेध होता है किसी चीज की मना करना। अब अनजान, अन या उपसर्ग हो गया और जान हमारा क्या हो गया, मूल शब्द, ठीक है। इसी तरह से यदि हम देखें तो अब चाह हमारा मूल शब्द हो गया और अन क्या हो गया हमारा उपसर्ग। अनचाह मतलब कि जिसको हमने चाहा नहीं, अनजान मतलब कि जिसको हम जानते नहीं है। नेक्स्ट इज अध, अध मतलब आधा, तो इससे क्या बन गया, अध पका। अध पका मतलब जो पूरी तरह से नहीं पका है, तो पका इज हेयर द मूल शब्द और अध क्या हो गया हमारा उपसर्ग। अध मरा, अध उपसर्ग और मरा क्या हो गया, मूल शब्द। अध मरा मतलब जो पूरी तरह नहीं मरा, अभी जिंदा है। कु, कु मतलब बुरा, मैंने पीछे भी बताया था। अब चाल हो गया हमारा मूल शब्द और कु हो गया हमारा उपसर्ग। कुचाल यानी कि बुरी चाल। यश होता है हमारा मूल शब्द और कु होता है हमारा उपसर्ग। तो यश मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, फेमसनेस, और कु हमारा हो गया बुरा। तो कु यश मतलब क्या हो गया कि जिसके बारे में देखो कोई फेमस क्यों प्राप्त करता है, तो बहुत अच्छा काम किया हो, या कोई फेमस क्यों प्राप्त करता है, किस लिए फेमस होता है, बुरी चीजों के लिए। तो जो ये कोई यश है ना वो बुरी चीजों के लिए है, वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब दू, दू मतलब रहित, ये जो रहित है ना, रहित ये एक ही बात है, यानी कि किसी चीज के बिना। तो दुबला। अब बला क्या हो गया, मूल शब्द, बला मतलब बल, और दू मतलब रहित, तो जिसके अंदर बल नहीं है वो क्या है, दुबला है, पतला है। दुगुना, दुगुना। अब है गुना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रहित है, गुना मतलब हमारा क्या होता है, डबल होता है, दुगुना मतलब उसका डबल, ठीक है। तो गुना का रहित यानी कि दुगुना मतलब हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, आपको आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य है, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है, आप गेस कीजिए अपना आंसर वीडियो को पॉज करके कि उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, बीच में, या पीछे, या ऊपर। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के कहाँ लगता है, आगे लगता है। प्रउपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है, तो प्रउपसर्ग से देखिए यहाँ पर अब आपको यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं, प्रयोग भी है, प्राकथन में प्रादुर्भाव भी है, प्रात्यय भी है, तो प्रयोग इज द राइट आंसर। दूपसर्ग से बनता है दुख, दुबला, दुरात्मा, दुनिया। तो दू से देखो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था दुबला। अब आप कहेंगे कि दुरात्मा भी तो हो सकता है, दुनिया भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। अब देखो जैसे जब आपको कुछ लगे तो कैसे करोगे, अगर देखो उपसर्ग कहाँ लगते हैं पहले, तो अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ, ठीक है, तो और ख, अगर मान लो ये मैंने उपसर्ग बना दिया, चलो दू उपसर्ग है वो क्लियरली कह रहा है, तो जो बाकी का बचा वो हमारा मूल शब्द है ना। मैंने आपको ये भी कहा था जो मूल शब्द बचता है उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। अब ख का कोई मीनिंग है नहीं निकल रहा ना, मीनिंगलेस सेंस दे रहे हैं ना, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। अब बला का तो दे रहा था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। दुरात्मा, तो अगर मैं दू करती हूँ तो ये रात्मा आ गया, रात्मा क्या होता है, दुनिया में दू कर दिया, निया, निया क्या होता है। तो इस तरह से आप गैस कर सकते हो कि जिसका कोई सेंस ना निकल रहा हो वो हमारा गलत है, ठीक है। कुसंगी उपसर्ग है, कुसंगी कैसा उपसर्ग है, संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का, फारसी का, या अरबी का। तो आप आंसर गैस कीजिए। ठीक है, कुसंगी हमारा किसका है, हमारा हिंदी का उपसर्ग है। नेक्स्ट गृह कार्य है, ये आपको ढूंढने हैं खुद, ठीक है, या खुद से करने हैं। किन्हीं 5 उपसर्गों से बने हुए 5 शब्द आपको लिखने हैं। कोई भी उपसर्ग ले लीजिए, बुक में बहुत सारे होते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। डेली के 5-5 कोई भी उपसर्ग लीजिए। अगर आप अपनी इसकी ज्ञान की, सोचने की क्षमता को लिमिटेड रखेंगे ना, तो उपसर्ग का फिर आपको दिक्कत आएगी आगे। तो डेली के अगर आप 2-2, 5-5 का टारगेट लेके चलते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। अब जो मैंने यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए अ, अनु, ऐसे, तो इनसे जोड़कर जो है, इनमें से उपयुक्त उपसर्ग नीचे लिखे शब्दों के साथ जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। इलाज, शिक्षित, क्षण, जन्म, लायक, इस तरह से आपको इनमें जोड़ने हैं।
जैसे कि मान लो अ किस में जोड़ोगे आप, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कैसे करोगे। अ को अगर मैंने ज्ञान में जोड़ दिया तो क्या बन गया, ज्ञान। बट अगर मैं अरूप करूँगी तो वो ठीक नहीं होगा ना। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपको इनको ऐड करना है। और जो ये गृह कार्य के लिए अभ्यास के प्रश्न किए हैं, इसके लिए मैंने जो आंसर्स हैं मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है उस वीडियो में, ठीक है। तो आंसर्स के लिए आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं ये जितने भी कि आपके आंसर्स कितने ठीक है या नहीं। कि देखो फर्स्ट का तो आंसर उसमें बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं, तो फर्स्ट का मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन से उपसर्ग से 5 शब्द लिखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाकी मैं सेकंड का आंसर आपको दे दूँगी, उसमें आप वहाँ से मैच कर सकते हैं कि कौन सा ठीक था कौन सा नहीं था। तो चलिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी फॉर मी। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर।